Assalamu alaikum everyone. This is Sarfahan. Let's start O-level chemistry paper 1, October-November 2022, variance 11. Duration of this paper is 1 hour. Question number 1. Which row shows the most appropriate apparatus for the measurement given? The first one is 25.0 cm cube solution for मेजरिंग सिलेंडर. बेटा ये इसलिए गलत है क्योंकि आपको मेजरिंग सिलेंडर उस वक्त यूज किया जाता है जब आपको एक्यूरेट वॉल्यूम यूज ना करना हो. तो यहाँ पर क्योंकि एक्यूरेट वॉल्यूम दिया हुआ है 25.0 cm क्यूब की फॉर्म में, इसका मतलब फॉर एक्यूरेट वॉल्यूम वी कैन नॉट यूज मेजरिंग सिलेंडर. ओके, सिमिलरली हम ऑप्शन डी को भी इनकरेक्ट करेंगे. उसकी वजह यह है कि ब्यूरेट जो है वो 50 cm क्यूब तक की होती है मैक्सिमम. हम उसके थ्रू 80 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मेजर नहीं कर सकते. Now competition exists between B and C. I think C is going to be the right answer. B is still wrong because पिपेट के ऊपर कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता. एक फिक्स्ड वॉल्यूम को पिपेट यूज करने के लिए पिपेट यूज की जाती है. तो ये जो आपके पास 32.7 है ये मेजर नहीं हो सकता क्योंकि एक तो ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता, तो आप 0.7 cm क्यूब मेजर नहीं कर सकते. दूसरा एक सिंगल मार्क होता है पिपेट के ऊपर, इसका मतलब यू कैन मेजर ओनली फिक्स वॉल्यूम लाइक 25 cm क्यूब, right? So we cannot measure this volume from pipette. So C is going to be the right answer. Now the next question is, a liquid X is distilled from a mixture using the apparatus shown. Okay. During the distillation, guys, distillation की बात कर रहे हैं वो हमसे. The thermometer reads from 157 degrees Celsius to 160 degrees Celsius temperature. That's a very narrow range of temperature. All right. ओके और ये लिक्विड एक्स जो है वो कलेक्ट हो गया रिसीवर फ्लास्क के अंदर. वो कह रहे हैं विच इंफॉर्मेशन अबाउट लिक्विड एक्स इज करेक्ट. नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज द लिक्विड इन एक्स मे और मे नॉट बी मिक्सेबल मिक्स विद ईच अदर. मिक्सेबल का मतलब होता है डू नॉट मिक्स विद फिक्स प्रोपोर्शन. सो दिस माइट बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर लिक्विड एक्स है. ऑलराइट, तो माइट बी कि वो जो मिक्सचर है वो इमिसिबल हो और माइट बी वो इमिसिबल ना हो. तो दैट इज द मोस्ट पॉसिबल वे. सो दिस माइट बी द करेक्ट ऑप्शन. बट लेट्स सी कि हमारे पास बाकी ऑप्शंस क्या हैं. एक्स इज अ मिक्सचर. नहीं, एक्स तो लिक्विड एक्स है, वो मिक्सचर नहीं है, तो ये गलत हो गया. एक्स इज नॉट अ मिक्सचर. एक्चुअली एक मिक्सचर में लिक्विड एक्स है. उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, X must contain two liquids with boiling points 157 and 160 degrees Celsius. इतना narrow range of temperature जब होता है तो हम उसके लिए distillation नहीं fractional distillation use करते हैं, which is why ये भी गलत. Next is X must have been obtained by the fractional distillation of petroleum. अगर मैं fractional distillation use करूंगा तो obviously मुझे उसके लिए fractionating column भी चाहिए और जो diagram है उसके अंदर fractionating column given नहीं है और इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा. तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए. ओके, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन अ सॉल्ट Y. एक सॉल्ट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है. Addition of aqueous solution of X result in a precipitate being formed that redissolves when more X is added. What could solution X and salt Y be? तो अगर आप के पास एक सॉल्ट है और उसमें आपके पास प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो रहा है और फिर वो प्रेसिपिटेट रीडिसॉल्व हो गया जब मोर एक्स इज एडेड, तो एक्स क्या है और वाई क्या है. अच्छा देखो, तुम सब जानते हो कि जब AgNO3 और HCl आपस में कंबाइन होंगे तो ऑब्वियसली AgCl बनाएंगे और AgCl जो है वो इनसॉल्युबल होता है, रीडिसॉल्व नहीं होता. तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गई हमारी, ठीक है, क्योंकि वो रीडिसॉल्व नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल ही रहेगा. फिर उसके बाद जब आप बेरियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवाओगे
तो उसके नतीजे में जो तुम्हें सॉल्ट मिलेगा वो बेरियम सल्फेट होगा। ये बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, रीडिजॉल्व नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद कॉपर सल्फेट और NaOH हो, तो जब कॉपर सल्फेट और NaOH को रिएक्शन करवाते हो तो मेनली तुम्हारे पास ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड के होते हैं। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है ये इनसॉल्युबल होता है इन NaOH, तो इसका मतलब ये भी रीडिजॉल्व नहीं होगा। सो तीनों गलत हो जाएंगे, तो राइट आंसर इज डी। एंड ऑब्वियसली जिंक जो है वो NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। जब आप मोर अमाउंट ऑफ NaOH ऐड करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे और कलरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, which gas diffuses fastest at the same pressure? Fastest. और गैस डिफ्यूजन की बात हो रही है तो ये याद रखना कि फास्टर जो है वो उस वक्त होगा जब तुम्हारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा और MR लोअर होगा। इन दोनों केसेस के अंदर बल्कि हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर अंदाज से कर देते हैं कि फास्टर उस दो तरह से होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा करते हैं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर, हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा लोअर MR, सो हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये सिनेरियो जनाब आपके पास है। तो अब हमें देखना है कि हाई टेम्परेचर कहाँ पर है, तो हाई टेम्परेचर यहाँ भी है और हाई टेम्परेचर यहाँ पर भी है। इसका मतलब कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड डी। ऑब्वियसली ए गलत और सी भी गलत। नाउ MR ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है पीरियोडिक टेबल यूज करके, तो ये हो जाएगा आपके पास 14 टाइम्स 2, क्योंकि दो नाइट्रोजन आइटम है तो ये हो जाएगा 28। MR आपको निकालना है ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का MR जो है वो कम है, इसका मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। दैट मींस B इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑब्वियसली D भी गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स हायर MR। ओके, question number 5, the diagram shows the outer shell electrons of an atom of two element Q and R. Okay, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, तो Q के बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब Q बिलोंग्स टू ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब R बिलोंग्स टू ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑलराइट, और ये जो डॉट्स वाला सर्कल है ये बेसिकली न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो क्रॉस है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सल्फेट ऑफ Q इज इनसॉल्युबल। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Element R is gaseous at room temperature and pressure. Which row could be correct? अच्छा जी, पहली तो बात ये कि ये जनाब आपका ग्रुप 7 है। ग्रुप 7 में फ्लोरीन गैस होता है और क्लोरीन गैस होता है। आप जानते हैं ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है, तो एक बात तो तय हो गई कि R जो है या तो फ्लोरीन होगा या फिर क्लोरीन होगा। सही है जी। अब क्लोरीन का AR है पीरियोडिक टेबल में 35.5 और फ्लोरीन का जो AR पीरियोडिक टेबल में है वो है 19। अब जाहिर सी बात है 19 तो अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, तो 35.5 ऑप्शन है, या तो आंसर ए है या फिर आंसर डी है। ओके, ऑब्वियसली बी भी गलत, सी भी गलत। नाउ द नेक्स्ट इशू इज कि हमारे पास क्यू क्यू जो है वो बेसिकली ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और अगर ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है और हम ये कह रहे हैं कि जनाब क्यू का जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है, तो देखो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट अगर होगा तो वो सॉल्युबल है, और अगर बेरियम सल्फेट है तो वो इनसॉल्युबल है। इसका मतलब
डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स डिक्रीजेस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है और बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 56 है। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्योंकि सॉल्युबल है और वो कह रहा है इनसॉल्युबल, इसका मतलब मैग्नीशियम सल्फेट भी गलत। तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली डी, क्योंकि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है और बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है। ये पॉइंट हमारे पास आ गया। और आर जो है वो कंफर्म क्लोरीन होगा क्योंकि फ्लोरीन का तो AR19 है, वो 19 AR हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स द राइट आंसर। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which element about iodine atoms and iodide ions is correct? They are both isotopes of iodine. Isotopes में कभी भी ions नहीं होते. All right? No ions in isotopes. ठीक है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, they undergoes the same chemical reaction. इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। तो जाहिर सी बात है जब दोनों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गए हैं तो ऑब्वियसली सेम केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद है दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एग्जैक्टली, आयोडीन एटम का जो प्रोटॉन नंबर है वही आयोडाइड आयंस का भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। So C is going to be the right answer. Let's talk about D. They have the same physical properties. Iodine atom और iodide ion की physical properties different होंगी obviously. एक ion है और एक atom है, different होंगी। ठीक है, ये aqueous solution के अंदर होगा, ये atom form के अंदर exist करेगा, तो फर्क होगा। ठीक है, तो ये भी D जो है वो vague statement है, मुमकिन नहीं है। ठीक है, question number 7. The element chlorine has two isotopes, 35 and 37. In the periodic table, chlorine is shown as 35.5. Which row shows the correct percentage of each isotope of sample of naturally occurring ice chlorine? तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन 35 है जिसका 75% होता है, क्लोरीन 37 है जिसका 25% होता है। अगर आपको याद हो तो 37 25% यहाँ लिखा है, 35 75% यहाँ लिखा है। So D is going to be the correct option only. Question number 8. What is the nucleon number of the isotope of uranium? यूरेनियम का न्यूक्लियन नंबर कह रहे हैं वो आपसे, न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, सो 235 इज द न्यूक्लियन नंबर ऑफ यूरेनियम। ये भी आपको पढ़ाया हमने, रजिस्टर में लिखा है आपके। ये न्यूक्लियन नंबर है आपका जिसको आप मास नंबर भी कहते हैं, और ये आपका प्रोटॉन नंबर है जिसको आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सही है। नेक्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज अ जायंट स्ट्रक्चर. Each silicon atom is joined to 4 oxygen atoms by covalent bonds. Part of the structure is shown. तो दो बातें हैं, giant structure है इसका मतलब high melting boiling point होगा। सही है। जब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट है कि कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसका मतलब नो वैन डर वाल्स फोर्सेस। सही है। अच्छा, जब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके जहन में आनी चाहिए। शूट, आगे चलते हैं। Which property would silicon dioxide be expected to have? A good conductor of electricity? Not at all. Not at all. Silicon dioxide cannot conduct electricity. Silicon dioxide has a high melting point. ये बात हमने बता दी आपको, तो right answer is going to be B. सही है। Silicon dioxide actually acidic oxide है, cannot react with acid. इसका मतलब सी भी गलत। सॉल्युबल इन वाटर नहीं होगा क्योंकि हमने बता दिया इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर ही लिखा था मैंने, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10. एलिमेंट एक्स एंड वाई react
to form compound XY. Element X has more electrons in its outer shell than element X. Okay, ये बात important है. Compound XY conducts electricity in the molten state. तो एक बात तो तय हो गई कि अगर compound electricity conduct कर रहा है in molten state, तो इसका मतलब ये जो compound है ये आपका ionic compound होगा. और ionic compound हमेशा किसके थ्रू मिलकर बनते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल के थ्रू मिलकर बनते हैं. तो मेरी इनिशियल असेसमेंट ये है कि जो एलिमेंट X है वो मेटल होगा और जो एलिमेंट Y है वो नॉन मेटल होगा. ओके, वो कह रहे हैं आपसे which row correctly states the electron change that occurs during the reaction and the type of bonding in compound X and Y. ऑब्वियसली बेटा आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्डिंग होगी. तो आयनिक बॉन्डिंग जो है वो आपका ए में है और डी में है. इसका मतलब ऑब्वियसली सी और बी दोनों ऑप्शंस गलत. और जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्डिंग होती है. और आप जानते हैं कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन जबकि नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन. लूज इलेक्ट्रॉन तो लूज इलेक्ट्रॉन या डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन Y को. तो ऑब्वियसली A is going to be the right answer because X जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डोनेट करेगा, एलिमेंट Y उसको गेन करेगा और इस तरह से कैटायन एनायन बन के एक आयनिक कंपाउंड बनेगा. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. शेयरिंग जब भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म नॉट आयोनिक. सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 में हम कह रहे हैं which compound has the most single bonds in one molecule. Obviously जब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा और ये काफी मुझे लगता है ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है बिकॉज इसमें आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना पड़ेगा डिस्प्लेड फॉर्म में. यू नीड टू शो ऑल द बॉन्ड्स ऑल द एटम्स. लेट्स शो ऑल द बॉन्ड्स एंड ऑल द एटम्स. बाय द वे इथेन हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में तो याद भी होना चाहिए. इसमें टोटल कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको? काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 6 7 7 बॉन्ड्स हैं इसमें. सही है, 7 बॉन्ड्स हैं. सिंगल बॉन्ड्स देखने हमने, राइट. अब CH3 इसको देख लेते हैं. ये हो जाएगा CH3 then CH2 then O then H. बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे. ठीक है. अब आते हैं हम CH3COOH इथेनोइक एसिड. इसका स्ट्रक्चर हमने क्लास में आपको इस तरह से लिखवाया है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बहुत अच्छे से. तो हमें तो सिंगल बॉन्ड काउंट कर रहे हैं तो ये 1 ये 2 यहां से एक सिंगल बॉन्ड ले लो. 3 4 5 6 7 तो ये भी 7 बॉन्ड्स हो जाएंगे. जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक सिंगल होता है तो एक उस डबल बॉन्ड को सिंगल ले लो बस. इसके बाद आपके पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट CH3 then CH then double bond and then CH2. बेटा ये प्रोटीन है. ये स्ट्रक्चर भी हमने आपको लिखवाया हुआ है क्लास में. 1 2 3 4 5 6 7 8. oops wait 1 2 3 4 5 6 7 8 one hold on 1 2 3 4 5 6 7 8. तीन दो पांच और एक 6 3 2 5 और एक 6 7 8
जी 7, ये तो डबल बॉन्ड है ना, इसको काउंट नहीं कर सकते। ओके ओके, डबल बॉन्ड को काउंट नहीं कर सकते। यहाँ 6 है बेसिकली सिंगल बॉन्ड आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहाँ पर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 होंगे। ओके, सो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा है। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। The formula of ammonium metavandate NH4VO3, it consists of ammonium ions and VO3 negative ions. What are the charges on these ions? पहली बात कि आपके पास फॉर्मूला है NH4VO3। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं आइंस में, तो आप जानते हैं कि NH4 is basically ammonium ions. It has +1 charge. तो VO3 ऑब्वियसली -1 चार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा अमोनियम वैनेडेट यानी इस कंपाउंड में। तो VO3 के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए, तो -1 यहाँ है, और अमोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। नेक्स्ट, which mass of oxygen gas combines with exactly 16 ग्राम of sulfur to form sulfur dioxide? तो भाई सबसे पहली बात तो इक्वेशन बनेगी, सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। आपको एक्चुअली सल्फर का मास गिवन है, तो आप सबसे पहले सल्फर के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ सल्फर कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका मास है 16, इसका AR है 32, तो मेरे ख्याल से 16/32 इज गोइंग टू बी 0.5। यस, 0.5 सही। अब देखो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो अगर तुमने सल्फर के 0.5 मोल निकाले तो ऑक्सीजन के भी 0.5 मोल्स होंगे। सही है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 0.5, बिकॉज 1:1 का रेशियो है। थर्ड, मुझे तो मास डिटरमिन करना है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस मालूम करना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो मैं 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑक्सीजन के MR से, विच इज 32, तो ये हो जाएगा 16। The right answer is going to be C. Okay. Question number 14. The atomic number of ruthenium is 44. One of the oxide of ruthenium is black solid. ये कितना मास है? 5.79 gram. 5.79 gram of X contain 1.39 gram of oxygen. तो guys, ये सैंपल का मास है और ये मास ऑफ ऑक्सीजन है। तो मैं मास ऑफ रूथेनियम अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो 5.79 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1.39 से, तो 5.79 minus 1.39, so it's going to be 4.4 ग्राम। ठीक है, अब रूथेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 44। इस एटॉमिक नंबर पे जाके मैं रूथेनियम का AR निकाल सकता हूँ। तो एटॉमिक नंबर 44 में चलते हैं, रूथेनियम का AR निकाल लें। एटॉमिक नंबर 44 ये रहा, इसका AR है बेटा 101। ठीक है जी, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका AR है 101। 101 101 is the AR, 101 is the AR, 101 is the AR। सो मैं यहाँ से अब रूथेनियम और ऑक्सीजन के लिए 4.4 को डिवाइड कर दो 101 से, you will get moles of ruthenium which is 0.0435। और ऑक्सीजन का मास है आपके पास 1.39, इसको डिवाइड कर दो 16 से, ये हो जाएगा 0.0868 moles, right? Which one is the least value? 0.0435। divide कर दीजिए on both the side to get the simplest ratio. It's going to be 1।
और इसको डिवाइड कर दीजिए 0.0435 से, अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, 1.99 7 तो अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा। तो रुथेनियम जो है वो 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो RuO2, I believe C is going to be the right answer. Okay, question 14C. Let's move on to the next page. Question number 15. 250 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid reacts with an excess of solid sodium carbonate. The equation is shown. ठीक है, what is the volume of carbon dioxide produced when measured at room temperature and pressure? So मुझे HCl की concentration और volume given है, तो मैं इन दोनों को यूज करके HCl के मोल्स निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या लूंगा, 1000 cm cube of HCl contain 1.0 मोल। ठीक है, तो अगर 250 cm क्यूब है आपके पास, तो बताइए मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे। ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000 इज गोइंग टू बी 0.25 मोल्स। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। मेरा सेकंड स्टेप देखो, HCl और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो 2:1 का है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो अगर तुमने 0.25 मोल्स कैलकुलेट किए, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट 0.125 मोल्स। ठीक है, मेरा थर्ड स्टेप, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 24 dm क्यूब से एट RT की, तो यही होता है टेम्परेचर, प्रेशर पे यही वॉल्यूम होता है, सही है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 24 इज गोइंग टू बी 3, तो ये हो जाएगा 3 dm क्यूब। 3 dm क्यूब कहाँ लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. When excess aqueous barium chloride is added to 25 cm cube of 1 mole per dm cube sodium sulfate, a white precipitate of barium sulfate is formed. Okay, so I know the concentration and volume of sodium sulfate. This means I can find the moles of sodium sulfate. ये मेरा पहला पॉइंट हो सकता है। ओके, ठीक है, सबसे पहला काम मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट निकालते हैं। होल्ड ऑन, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। तो 1000 cm क्यूब में हमारे पास 1.0 मोल है। अगर 25 cm क्यूब होगा तो हमारे पास मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट कितने हो जाएंगे, 25 divided by 1000 is going to be 0.025 moles. 0.025 moles. ये इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, ये कलेक्ट हो गई। दूसरी बात, सोडियम सल्फेट में और बेरियम सल्फेट में 1:1 का रेशो है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये भी ध्यान में रखिएगा। और तीसरी बात, मैं एक्चुअली बेरियम क्लोराइड को यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है। ठीक है, तो जो भी चीज एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है उसको यूज नहीं करते, लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करते हैं। तो सोडियम सल्फेट डिसाइड हो गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसी को हमने यूज करना है, इसलिए हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स भी सबसे पहले कैलकुलेट किए। Let's move on to the next part of the question. The precipitate is filtered off. Watch, write, and wait. 5.36 gram of barium sulfate is obtained. Guys, this is the practical yield of barium sulfate. Okay. वो कह रहे हैं what is the percentage yield of barium sulfate? That indicates कि I need to find out the theoretical yield of barium sulfate. और उसके लिए जरूरी है कि मेरे पास सोडियम सल्फेट के मोल्स हों, which is 0.025. मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट 0.025 मोल्स होंगे, यानी जो मोल्स सोडियम
सल्फेट के हैं एग्जैक्टली वही बेरियम सल्फेट के हैं, क्योंकि रेशो 1:1 का है, तो जो मोल्स 0.025 सोडियम सल्फेट वही बेरियम सल्फेट के मोल्स। आई नो द एमआर ऑफ बेरियम सल्फेट, सो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मास ऑफ बेरियम सल्फेट आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी माय थर्ड स्टेप। मास ऑफ बेरियम सल्फेट 0.025, so multiply by 233 is going to be 5.825 ग्राम। ठीक है, दैट इज योर थ्योरेटिकल यील्ड। तुम्हें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए प्रैक्टिकल यील्ड है 5.36, थ्योरेटिकल है 5.825 into 100, so ये हो जाएगा 5.36 divided by answer into 100, it's going to be 92.0, so 92.0 C में लिखा है, C is going to be the right answer. Okay, question number 17, aqueous copper sulfate is electrolyzed using inert electrodes, which statement is correct? That's what we have done in the class. Copper is collected at anode, wrong, because copper is collected at cathode. Metal हमेशा cathode पे collect होता है. Hydrogen is collected at cathode, that's right. Oh, that's wrong, because copper collect होगा at cathode. Copper collect होगा because copper की reactivity hydrogen से कम है. Copper is deposited, right? Oxygen is collected at anode, that might be the right answer. Sulfur collect नहीं हो सकता, तो right answer is C. Okay. Concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed using inert electrodes. Which equation shows the reaction that occurs at anode? यार पहली तो बात ये कि at anode oxidation occur. ठीक है, अच्छा अगर ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके पास उसमें क्लोराइड आयंस हैं, तो क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज होंगे एट एनोड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर. यू कैन इवन सी द रजिस्टर, उसमें हमने ये केस पूरा किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा एंड ऑब्वियसली इक्वेशन बैलेंस होगा. इस इक्वेशन को एग्जामिनर इस तरह से भी लिख सकता है, 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cl2. तो एनोड पे या तो ये इक्वेशन होगी या फिर ये. अब चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 19, which pair of equations correctly represents the reaction taking place at anode and at the cathode during the electrolysis of molten silver bromide? तो भाई आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका मतलब आपके पास सिल्वर आयंस होंगे. ये सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे सिल्वर मेटल में. ये हो गया आपका कैथोड. और ये है आपके पास ब्रोमाइड आयंस, तो ब्रोमाइड आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट होंगे. सही है. सो अब हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन कहाँ पर है. तो कैथोड के ऊपर ये इक्वेशन है हमारे पास, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Ag, ये गिवन है. या तो ये आंसर होगा या फिर सी. तो एक बात होता है कि ए और डी दोनों रॉन्ग होगा. अब ये वाली इक्वेशन कहाँ गिवन है ये देख लेते हैं. तो 2Br माइनस, अच्छा इसको हम पहले भी कह चुके हैं, इस तरह से लिख सकता है एग्जामिनर, 2Br माइनस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Br2. तो अब ये देख लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन गिवन होगी. तो 2Br माइनस एरो Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ पर गिवन है C. Br के ऊपर चार्ज 2 माइनस नहीं होता, Br के ऊपर चार्ज होता है -1, इसलिए ये भी गलत हो गया. ठीक है. Which two processes are both endothermic? एंडोथर्मिक कह रहा है, एंडोथर्मिक कह रहा है. ठीक है, यानी bond breaking process is endothermic,
या फिर energy absorption process, which is also endothermic. So option A is incorrect because combustion exothermic hota hai. Option B is incorrect because combustion is exothermic. Option C is going to be the right option because cracking भी endothermic होती है क्योंकि bond breaking है, photosynthesis भी endothermic होता है क्योंकि bond breaking है. All right. Respiration again is incorrect because respiration is exothermic. Okay. 21. A sample of sulfuric acid is added to 10 gram of zinc granules. A reaction occurs and a gas is produced. Okay. तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, तो अगर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है तो ऑब्वियसली जिंक सल्फेट का सॉल्ट बनेगा आपके पास और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, तो ये जो गैस है ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस है. ठीक है. The rate of reaction is increased if a small amount of copper is added. The copper is unchanged after the reaction. Oh, that's the smartest statement of the question. Remains unchanged. तो भाई इसका मतलब copper acts as a catalyst. क्योंकि जितने catalyst होते हैं, they will remain unchanged after the reaction. और जितने कैटलिस्ट होते हैं वो सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करते हैं. तो ये बात भी प्रूफ हो गई है. तो विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? कॉपर एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो एंजाइम होते हैं और कॉपर इज नॉट एंजाइम. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ठीक है. कॉपर lowers the activation energy for this reaction. Obviously catalyst है तो it lowers the activation energy. All right, the right answer is B. Option D को भी देख लो. The rate of this reaction is greater as the particle size of the zinc is greater. अगर particle size is great, particle size बढ़ा, surface area बढ़ रहा है तो rate of reaction बढ़ रहा है. लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं. स्टेटमेंट जो है वो कॉपर से रिलेटेड है तो इसलिए हम पार्टिकल साइज को अकाउंट में कंसिडर नहीं करेंगे. इसलिए ये भी गलत. द रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर इफ द प्रेशर इज इंक्रीज. भाई ये सॉलिड, ये एक्वस, ये भी एक्वस, तो प्रेशर तो नहीं इंप्लीमेंट होगा ना. प्रेशर तो उस वक्त होता है जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट के अंदर हो. ओके, तो बी ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Next question 22. Oh my goodness, again rate of reaction 22. Rate of reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid is investigated. The equation is shown. A known mass of magnesium is added to an excess of dilute hydrochloric acid. The concentration of hydrochloric acid and the volume of hydrogen produced is measured at regular time interval. ठीक है. So एक बात तो तय है कि with time concentration of HCl decreases. Concentration of HCl decreases. And with time volume of hydrogen gas increases. सही. तो कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रहा है. अच्छा, एक और भी चीज है इसमें. ये एरो जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है. तो अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स फुली कंज्यूम हो जाएंगे, है ना. नो 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 नो. इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये याद रखो. एक और खास बात, मैग्नीशियम को ऐड किया जा रहा है एक्सेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. तो मैग्नीशियम जो है वो फुली कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है. लेकिन HCl जो है रिमेन आफ्टर द रिएक्शन बिकॉज एक्सेस अमाउंट के अंदर है. सही है. So dilute hydrochloric acid will remain after the reaction. तो
ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर HCl कह रहा है कि कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, मुमकिन नहीं है क्योंकि HCl एक्सेस के अंदर है, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाएगा। सिमिलरली ये भी गलत, क्योंकि HCl का कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाएगा, यहाँ जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। तो ये सही है बिल्कुल, और ये भी सही है क्योंकि इसमें HCl का अमाउंट रह जाएगा, बिकॉज HCl एक्सेस अमाउंट के अंदर है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी बट इट विल रिमेन, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सम ऑफ द HCl विल रिमेन बिकॉज एक्सेस अमाउंट के अंदर है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली का साइन ये होगा, राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, ठीक है। ये ग्राफ जो है ये क्वाड्रुपल ग्राफ होता है, यानी आप अगर कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं और इनिशियल रेट क्वाड्रुपल हो रहा है तब जाके ये मिलता है ग्राफ। तो ऐसा कुछ एग्जामिनर ने हमें बताया नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का गलत है। ओके, तो फॉर 22 आई बिलीव D is going to be the correct answer. Question number 23, in which reaction is the underlying substance reduced? Reduced का मतलब क्या होगा? Reduced के दो तीन मतलब हैं। पहला gain of oxygen, दूसरा gain of electron, और तीसरा decrease in oxidation state, ठीक है। तो decrease in oxidation state। तो 23 कैल्शियम का यहाँ पर 2+ है और यहाँ पर भी कैल्शियम 2+ है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि रिड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। कॉपर यहाँ पर 2+ है और यहाँ पर कॉपर 0 हो गया, तो यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली रिडक्शन, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी है। ओके, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इसका मतलब कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए गलत। जिंक यहाँ पर 0 है और जिंक यहाँ पर 2+ है, इसका मतलब ये भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, इसलिए ये भी गलत। नेक्स्ट इज विच चेंजेस इन्वॉल्व्स रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओह माय गुडनेस, oh no, wait, it is not gain of oxygen, it is basically the loss of oxygen। रिडक्शन के बहुत सारे मायने हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज gain of electron and decrease in oxidation state, ठीक है। okay. Sand is basically SiO2, if it is converted into silicon, इसका मतलब यहां से loss of oxygen हुआ, तो loss of oxygen is reduction, and I believe D is going to be the right answer, 24D, yes, सही है। कॉपर ब्रास में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेटल मिक्सचर हो रहा है, मिक्सचर ऑफ मेटल इज नथिंग, राइट, मिक्सचर ऑफ मेटल हैज नथिंग टू डू विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसलिए ये भी गलत। इथीन टू पॉलीथीन, नथिंग, इट्स एन एडिशन रिएक्शन एक्चुअली, एडिशन ऑफ एल्कीन या एडिशन ऑफ इथीन हैज नथिंग टू डू विद द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी गलत। कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड इज डिकम्पोजिशन, तो इट इज नॉट reduction oxidation. Okay, question 25, we did this equation in the class. Thiosulfate ions react with iodide ions in aqueous solution according to this equation. In this reaction, thiosulfate ions
1 electrons and are 2 which words correctly complete gaps 1 and 2. Okay. देखो ये 0 है और ये -1 है, इसका मतलब आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है जबकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। लूजेस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट? याद रखिएगा, जिस तरह से समझिएगा बात को कि रिड्यूसिंग एजेंट है, oxidizes itself, loses electron, ठीक है? तो या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है, और जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइज होगा। तो इन दिस रिएक्शन thiosulfate ions loses electrons and are oxidized। दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा बट खुद तो ऑक्सीडाइज होगा ना, तो आई बिलीव 25 का आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन 26, द इक्वेशन शोज द रिएक्शन इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, आपके सामने है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेसिकली एक्सोथर्मिक। आगे चलते हैं। विच चेंज वुड मूव द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, और लेफ्ट पे जाना चाहते हैं यानी बैकवर्ड जाना चाहते हैं। तो बैकवर्ड तो उसी वक्त जाएंगे जब सल्फर ट्राइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा कर दोगे या इन दोनों का अमाउंट कम कर दो, ठीक है, तभी जा सकते हो। और क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को तुम यहां से देखो, तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और या increasing the temperature, C is going to be the right answer बेटा, that's so obvious, ठीक है? इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट ही तो जाने के लिए कह रहा है वो, ठीक है? Which is why C is going to be the right answer. Question number 27. Some medicines contain the magnesium salt of a fatty acid. The fatty acids are members of the homologous series of carboxylic acid and contain one carboxylic acid group. What is the carboxylic acid functional group? Carboxylic acid का जो functional group होता है वो COOH है, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है? फिर वो कह रहे हैं how many moles of fatty acids react with 1 mole of magnesium? Okay. बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। वो कह रहा है कि फैटी एसिड्स जो हैं उसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, सही है? तो जरा गौर से सुनो, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2+ और COO के ऊपर चार्ज होता है -1, राइट? ये मैंने क्लास में बताया, आपको पता है, आपके रजिस्टर में लिखा है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों के दरमियान तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो COO हैं ये 2 मोल हो जाएंगे। इसका मतलब एसिड इज गोइंग टू बी 2 मोल, राइट? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, तो 2 मोल यहाँ पर है और 2 मोल यहाँ पर है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट, दोबारा से सुनो। उसने कहा 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सही है, फैटी एसिड में, और तुम जानते हो कि मैग्नीशियम का सॉल्ट है, तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? 2+, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? -1। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के तुम्हें कितने मोल्स चाहिए? 2 मोल्स चाहिए। 2 मोल्स यहाँ है, 2 मोल्स यहाँ है, राइट आंसर इज बी। ओके, 28 कह रहे हैं सोडियम सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट can both be prepared by using aqueous sodium hydroxide and sulfuric acid. 50 cm³ or 1 mole per dm³ sodium hydroxide is used each time, which shows the correct volume of 1 mole per dm³ sulfuric acid required to prepare a sample of sodium sulfate and sample of sodium hydrogen sulfate.
मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, तो मैं सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। आपके पास 1000 cm³ में 1.0 मोल्स, ठीक है। तो अगर आपके पास 50 cm³ था NaOH का, तो बताइए मोल्स कितने हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ NaOH, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 50 डिवाइडेड बाय 1000 इज गोइंग टू बी 0.05 मोल्स। सही है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन में देखो NaOH और सोडियम सल्फेट के दरमियान रेशो 2:1 का है। तो अगर ये 0.05 है, तो बताओ ये कितना होगा, मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। oops 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 hold on hold on hold on hold on hold on, सोडियम सल्फेट नहीं चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए गाइस, रिक्वायर्ड टू मेक सोडियम सल्फेट। ओके, एनी हाउ वो रेशो फिर भी लगेगा। NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान रेशो है 2:1 का। अगर ये 0.05 मोल्स है, तो बताओ ये कितना होगा। 0.05 को डिवाइड करो 2 से, तो ये हो जाएगा 0.025 मोल्स ऑफ H2SO4। कितना आ जाएगा, 0.025 मोल्स, ठीक है। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है, ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया। तुम्हें थर्ड, तो 1000 cm³ में तुम्हारे पास 1 मोल है सल्फ्यूरिक एसिड के। तो अगर तुम्हारे पास 0.025 मोल्स हैं, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना होगा। तो ये हो जाएगा into 1000 डिवाइडेड बाय 1 इज गोइंग टू बी 25 cm³। तो ये हो गया तुम्हारे पास 25 cm³ ऑफ H2SO4 व्हिच इज गिवन हियर एंड हियर, ठीक है। माय गुडनेस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। अब ये हमने NaOH और H2SO4 के लिए किया है, अब हम इसके लिए करते हैं। सही है। इन दोनों के दरमियान रेशो क्या है, 1:1 का। मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। NaOH और H2SO4, इन दोनों के दरमियान रेशो है 1:1 का इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो अगर ये 0.05 मोल्स लिया था मैंने, तो जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ H2SO4 भी कितना होगा, 0.05 मोल्स, ठीक है। 1 मोल पर dm³ है, तो 1000 cm³ में 1.0 मोल्स ऑफ H2SO4। तो अगर आपके पास 0.05 मोल्स हैं, सो बताइए आपके पास वॉल्यूम ऑफ H2SO4 फॉर सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 1000 is going to be 50। तो 50 cm³ यहाँ है, इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। याद रखिएगा, ये जो ब्लैक पेन से वर्किंग की हुई है, ये मैंने इक्वेशन 1 के लिए की है, और जो रेड पेन से वर्किंग की हुई है, ये इक्वेशन 2 के लिए की हुई है, ठीक है। और ये जो 0.05 मोल्स ऑफ NaOH मैंने निकाले, ये एक्सपेरिमेंट 1 में भी यूज हो रहे हैं और एक्सपेरिमेंट 2 में भी यूज हो रहे हैं। ओके, Question 29. Which substance reacts with dilute sulfuric acid in the preparation of pure sample of lead 2 sulfate? तो lead 2 sulfate आप जानते हैं एक insoluble salt है। एक insoluble salt को प्रिपेयर करने के लिए 2 soluble salt का होना जरूरी है। तो soluble salt इसमें से कौन सा है, ये भी insoluble होता है, ये भी insoluble होता है। lead की रिएक्टिविटी और हाइड्रोजन से बहुत क्लोज होती है, तो यूजुअली आई थिंक lead nitrate is the right answer, because lead nitrate को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊं, तो मुझे lead सल्फेट मिल जाएगा।
सही है। लेड कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, तो जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा बहुत मुश्किल से, और जब लेड सल्फेट बनाएगा तो वो लेड सल्फेट इसको ब्लॉक कर देगा इस पे डिपॉजिट होने के बाद। लेड टू ऑक्साइड, तो प्योर सैंपल चाहिए मुझे, तो अगर लेड टू ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, एक मिनट देखो, लेड टू ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो ऑब्वियसली लेड टू सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये भी इंसॉल्युबल होता है, ये भी इंसॉल्युबल होता है, ये डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, रिएक्शन ब्लॉक कर देगा, तो प्योर सैंपल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो राइट आंसर इज 30. Which statement about sulfuric acid is correct? Okay. In the manufacture of sulfuric acid, iron is used as a catalyst. ये गलत, because हम हमेशा V2O5 यूज करते हैं as a catalyst in the contact process. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. Sulfuric acid is used in some batteries. Yes, that's the right answer. Okay. Two statements are given. चलें C और D को भी बता देते हैं. Sulfuric acid is used as a fertilizer. Wrong. Sulfuric acid is used in the making of fertilizer. Sulfuric acid is used as a food preservative. Wrong. Sulfur dioxide is used as a food preservative, not sulfuric acid. Okay, I hope it makes sense to you कि मैंने दोनों पढ़ लिए थे इसलिए skip कर दिए थे कि आगे गलत लिखे हैं. Anyhow, two statements are given. Statement 1, going down group 1 in group 7, the melting point of the element increases. Melting point of the element increases? Not really. Group 7 में increases क्योंकि नॉन मेटल होते हैं, बट ग्रुप 1 के अंदर डिक्रीजेस क्योंकि मेटल होता है. सही है. नेक्स्ट, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम एक्वस पोटेशियम आयोडाइड. दैट्स ट्रू. बट कैन नॉट displace bromine from aqueous potassium bromide. Since chlorine is more reactive, तो अगर मैं इसको पोटेशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाऊंगा तो रिएक्शन तो होगा क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है ब्रोमीन से भी और आयोडीन से भी, तो रिएक्शन तो होगा. ये क्लोरीन का KBr से करवाया और ये क्लोरीन का पोटेशियम आयोडाइड से करवा रहे हैं हम. ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन हमने क्लास में भी किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिएक्शन तो पॉसिबल हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा. ठीक है, और स्टेटमेंट 1 भी गलत हो गया क्योंकि ग्रुप 1 में डिक्रीज, ग्रुप 7 में इंक्रीज. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, नीदर स्टेटमेंट 1 और नॉन स्टेटमेंट 2. ओके. 32, a reversible reaction involves a solid reacting with hydrogen. एक सॉलिड है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो ठीक है. आगे चलते हैं. Which of the metal, aluminum and iron would catalyze the reaction and what is their effect on the position of equilibrium? अच्छा, catalyst has nothing to do with the position of equilibrium. Has nothing to do with the position of equilibrium. ठीक है. नो चेंज, नो चेंज. तो या तो आंसर बी है या फिर आंसर डी है. I think oh yes, aluminum is more reactive than iron, right?
so it cannot react or reduced with hydrogen gas. ओके, सो हाइड्रोजन नहीं करेगा, आयरन कर लेगा, बिकॉज आयरन की रिएक्टिविटी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम नहीं करेगा, आयरन कर लेगा, एल्यूमिनियम नहीं करेगा, आयरन कर लेगा, यहाँ से आयरन कर लेगा, तो आयरन एक्चुअली रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ बिकॉज ऑफ इट्स लेस। बहुत अच्छे से वो याद होना चाहिए आपको, हाइड्रोजन का रिएक्शन जो होता है ना ऑक्साइड्स के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, उसका चार्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आयरन इज ऑब्टेन्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम ओर हेमाटाइट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी। बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट इनिशियली डिकम्पोज होता है और कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये बेसिक ऑक्साइड होता है, और हेमाटाइट ओर में जो एसिडिक इम्प्योरिटी होती है SiO2, उससे रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, व्हिच इज योर स्लैग। बाकी वैसे तो बहुत ऑब्वियस सा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन बी देख लेते हैं। कोक इज रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हेमाटाइट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज नहीं होता। हेमाटाइट अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन, नॉट एट ऑल, रिडक्शन होती है, रिडक्शन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट 34। 3 statement about carbon cycle is correct. The carbon cycle regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere. बिल्कुल सही बात है। कंबस्शन की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का, और इंटरनल कंबस्शन इंजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से वो रेगुलेट हो जाता है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, जो कि बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होती। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म, तो ऑक्सीजन गैस बेसिकली रिलीज होती है। ठीक है, हाँ जी, तो ये गलत हो गया। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। गाइस, मैं कंबस्शन से रिलेटेड आपको बात बता दूं। कंबस्शन था इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H12O6। ओके, दैट्स योर, और साथ में बेटा ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस है जिसमें हम ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती बल्कि कंज्यूम होती है। क्वेश्चन 35, कार्बन इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई। चेंजेस आ गई हैं सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? कार्बन जो होता है वो जो टेस्ट, कार्बन इज बेसिकली चारकोल, ऑलराइट, ये याद रखना। कार्बन क्या है तुम्हारा? चारकोल। और चारकोल मैंने आपको पढ़ाया है टेस्ट एंड ओडर। ठीक है, तो आई बिलीव 35 का आंसर सी होगा। उसके बाद 36, octane is an alkane with 8 carbon atoms per molecule. What is the molecular formula of octane and how does its boiling point compare with that of butane? पहली बात, एल्केन है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और वो कह रहा है इसमें 8 कार्बन एटम्स हैं, तो मैं इस फॉर्मूले में 8 कार्बन एटम्स लगा देता हूँ। ये हो जाएगा 8, 2 × 8 + 2, तो ये हो जाएगा C8H18।
तो C8H18 कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है, सही है। अच्छा, हाउ डज इट्स बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर विद दैट ऑफ ब्यूटेन? तो मैंने आपको क्लास में लिखवाया है एज द परसेंटेज composition of carbon increases, boiling point increases. So obviously octane का जो boiling point है वो butane से ज्यादा होगा, higher than butane, higher than butane. So right answer obviously is going to be D. Okay. Which equation for the reaction between propane and chlorine is correct? प्रोपेन है C3H8, हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C3H7Cl प्लस HCl। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन 38, प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। ओ मैंने ये करवाया क्लास में, ये था कैल्शियम कार्बोनेट है और 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनिक एसिड है, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है। तो आपके पास वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और कैल्शियम प्रोपेनोएट का सॉल्ट बनेगा CH3 CH2 COO टेकन टू कैल्शियम। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। The product of this reaction are calcium propanoate, ये आ गई आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये आ गया आपके पास। ठीक है, what is the equation for this reaction? अब ये इक्वेशन देख लो कहाँ लिखी हुई है, 2 moles of propanoic acid। अच्छा, एग्जामिनर ने ना इक्वेशन को एडजस्ट इस तरह से किया है, यानी इसको इस तरह से लिखा हुआ है 2 moles of C2H5COH, इस तरह से भी लिख के दिया हुआ होगा। तो चेक करो कहाँ लिखा हुआ है ये 2C2H5OH, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला गलत है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला गलत है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ठीक है। तो या तो आंसर मेरे पास बी होगा या फिर डी होगा। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए? 4। तो टोटल कार्बन यहाँ पर कितने हो गए भाई? 4 कार्बन का ब्यूटानोइक एसिड होता है, प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, नोट करो ये 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड है। ऑलराइट, तो ये भी गलत, ये भी 4 कार्बन एटम हो गए तो ये भी गलत। तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी। ओके, सो यू गाइस शुड नो हाउ टू राइट दिस फॉर्मूलाज, और ये मैंने आपको बकायदा क्लास में प्रैक्टिस करवाई है इसकी बहुत अच्छे से। आई मीन वी हैव, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने मेथनोइक एसिड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटानोइक एसिड तक करवाया आपको, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि हाउ टू राइट सच फॉर्मूलाज। और देख लो ये इक्वेशन उसी से रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी है। एनी हाउ, क्वेश्चन 39, द मोनोमर दिस कैन बी यूज्ड टू मेक एन एडिशन पॉलीमर। ओके, और ये भी करवाया मैंने क्लास में, ये एक एल्कीन है, एल्कीन से एडिशन पॉलीमर बनेगा। वो कह रहा है दिस एडिशन पॉलीमर हैज अ चेन ऑफ कार्बन एटम जॉइंड टुगेदर बाय CC सिंगल बॉन्ड। Each of these carbon atom is also bonded to at least one other atom or group of atoms. These are called side groups. Which statement describe the carbon atoms in the polymer chain from this? Okay, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो तुम्हारे पास मोनोमर है इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और मैंने लिखने का तरीका और तमीज ये सिखाया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन लिखो, इस कार्बन के साथ जो भी ग्रुप्स और एटम्स अटैच हैं उनको वर्टिकली लिखो। तो CH3 को ऊपर लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन को नीचे। अगर मैं हाइड्रोजन ऊपर CH3 नीचे लिखता इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन CH3 है, आपकी मर्जी आप ऊपर क्या लिखते हो, ये H और ये CH3। आप दोनों CH3 ऊपर दोनों H नीचे भी कर सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब इससे जब आप पॉलीमर बनाओगे तो ये बनेगा CH3H, CH3 ऊपर लिख देते कोई इशू नहीं है, नीचे का तो H, ये पॉलीमर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन 1 बाय 1। पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम दोनों चीजों को बहुत केयरफुली एडजस्ट करेंगे, देखेंगे क्या है। तो कह रहे हैं each every carbon atom in the chain has one CH3 and one hydrogen atom side chain। सही तो कह रहा है,
हर कार्बन के साथ एक CH3 एक H है, इसके साथ भी एक CH3 एक CH होगा, एक H होगा। आगे जाओगे उसके साथ भी एक CH3 है और एक H है, उससे आगे जाओगे उसके साथ भी एक CH3 और एक H है। यही पूरी पॉलीमेरिक चेन होगी। तो राइट आंसर इज आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट 40. Oh my goodness. Which row correctly shows the structure of a polymer and the monomer from which it is made? अच्छा, पहली तो बात ये कि ये आपका अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड से हमेशा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है, सही है। ये प्रोटीन नहीं है। ये क्यों? काफी टेक्निकल है। देखो मैं समझाता हूँ क्यों कह रहा हूँ। ये तुम्हारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट गाइस। ये तुम्हारे पास डायमाइन है। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायमाइन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? नायलॉन। बेसिकली ये तुम्हारे पास नायलॉन का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इस मोनोमर से प्रोटीन बनता है, राइट? तो ये तो प्रोटीन नहीं है, ये तो नायलॉन है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दैट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल पार्ट। आपको पॉलीमर से देखना पड़ेगा कि मोनोमर कौन से थे। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इसका मतलब, और ये डायमाइन है, इसका मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायमाइन कंबाइन टुगेदर टू गिव नायलॉन। तो दिस इज नायलॉन का स्ट्रक्चर, नॉट प्रोटीन का स्ट्रक्चर, व्हिच इज व्हाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इस कार्बन एटम की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमने इसको गलत कर दिया है। अब देखो ये क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और ये डायमाइंस हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? नायलॉन। इसने यहाँ क्या बनाया है? एस्टर। तो ये भी गलत। दिस इज स्टेरिलीन का स्ट्रक्चर, एस्टर लिंकेज, ये भी गलत। ठीक है, राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी। क्यों? क्योंकि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डायोल्स हैं। whenever dicarboxylic acid and diols combine together always esters are formed, polyesters are formed, और उन polyesters को हम और क्या कहते हैं? टेरिलीन कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है उसने, which is why D is going to be the correct answer. Okay, thank you very much guys.